बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल है। पिछले 2 लेक्चर्स में आपने डिटेल से माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर एंड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। सॉइल का जो मतलब है वो क्या है, मट्टी। लेकिन जब हम सॉइल की बात करते हैं तो वो क्या होती है, द रीजन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सॉइल की। जियोलॉजी क्या है, ज़मीन है, ज़ेर ज़मीन जो जियोलॉजी है। अगर आप ज़मीन की खुदाई करें, बहुत नीचे जो है ना उसकी खुदाई की जाए तो ज़ेर ज़मीन जो है ना क्या है, मुख्तलिफ जो है ना वो दहात हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो पेट्रोलिंग है, और ये सब है जियोलॉजी प्लस बायोलॉजिकल सिस्टम को। जो बायोलॉजिकल सिस्टम में आपके कुछ पौधे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, कुछ डेड मटेरियल है। जब बायोलॉजी प्लस जियोलॉजी को एक साथ कंबाइन किया जाए तो वो किसकी डेफिनेशन बनती है, सॉइल की डेफिनेशन बनती है। तो सॉइल जो है वो क्या है, रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर जियोलॉजी एंड द बायोलॉजी मीट इज़ कॉल्ड द सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल एनवायरनमेंट वेरी विद द, वो कह रहे हैं कि सॉइल जो है वो हर इलाके की डिफरेंट होती है। कहीं पर ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ होती है, कहीं पर ज़मीन बहुत बंजर होती है। ऐसे ही है जैसे रेगिस्तान है, अगर वहाँ की ज़मीन की बात की जाए तो वो बिल्कुल ज़रख़ेज़ नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो उसमें डेफिशिएंट होते हैं। वहाँ पे इतना हरा भरा नहीं होता, वहाँ पे दरख्त नहीं होते हैं, खारदार दरख्त पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप जहाँ पे हम फसल काश्त की जाती है उस ज़मीन की बात करें तो वो काबिल तर मिट्टी भी होती है। इसके अलावा उसमें काफ़ी डेब्रिस ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है। अगर ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें और इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो उसमें भी आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होता है, जैसे बहुत सारे जो जानवर हैं उन्हें हम ज़मीन में अगर वो दफन कर दिया जाता है, या बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, या बहुत सारे फूल पौधे हैं वो गल सड़ जाते हैं। लेकिन वो जब गल सड़ जाते हैं, जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ज़मीन में, वो उनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और वो गल सड़ के बिल्कुल जो है ना वो ज़मीन के तो वो ताकतवर ख़ुराक बन जाती है। लेकिन वो ज़मीन क्या होती है, ज़रख़ेज़ होती है फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो फसलों की काश्त की जाती है तो उसके लिए वो जो ज़मीन है जिसमें ऑर्गेनिक मटीरियल ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ साथ वो ज़मीन तर है, वहाँ पे पानी भी मौजूद है उनके लिए, वहाँ पे उनके लिए डेब्रिस मौजूद है, वहाँ पे जो है ना कार्बन रिलेटेड आइटम्स, वो केमिकल्स जो हैं जिस कार्बन कंटेनिंग होते हैं वो मौजूद हैं, तो वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। तो सॉइल की जब हम इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं कि कुछ फ्लोरा जो है, किस टाइप का फ्लोरा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो जो ज़मीन में पाए जाते हैं वो किस टाइप के पाए जाते हैं, और इससे ज़मीन को क्या फ़ायदा होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जहाँ पे डेंजरस होते हैं, लेकिन अगर हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात करें जो कि ज़मीन में पाए जाते हैं तो वो किसी हद तक हमारी जो फसलें हैं उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें अगर एक चीज़ है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, एक पौधा है वो गल सड़ गया है, वो जो ही ज़मीन पे पड़ा हुआ है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म के उससे वो डिके ना करे, जो उनकी लाइनिंग है उसको वो इस्तेमाल ना करें, जो सेलुलोज है उसको वो ना खाएं, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत हमारा कचरे का ढेर लग जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पे हमारे लिए क्या साबित होते हैं, यूज़फुल साबित होते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, कि वो इसको डिके कर देते हैं, इनको ख़त्म कर रहे होते हैं, और फिर उससे मुख्तलिफ गैसेस बन रही होती हैं। वो गैसेस जो हैं कुछ जो है ना वो हमारे लिए फसलों के लिए अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हम सॉइल, अब हम बात करें सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कि जो ज़मीन है, मट्टी है, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट, मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक रेजिड्यू पाया जाता है, उसमें वाटर की मिकदार भी होती है, गैसेस भी पाई जाती हैं, एंड माइक्रोबियल फ्लोरा भी पाया जाता है। तो ये उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जो ऑर्गेनिक, अगर रेजिड्यू की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक रेजिड्यू में वही चीज़ शामिल, जैसे मैंने जिक्र किया कि गले सड़े पौधे हैं, गले एनिमल्स जो हैं वो गल सड़ जाते हैं, तो उनसे जो कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक रेजिड्यू होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हमारी वो मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद साहब, वो अच्छी मिट्टी कहलाती है। उससे मिट्टी जो है ना वो ज़रख़ेज़ होती है और उसमें फसलें भी अच्छी काश्त होती हैं। इसमें मिनरल पार्टिकल्स अगर देखा जाए तो मिनरल्स की कितनी मिकदार मौजूद होती है सॉइल में।
सॉइल में मिनरल्स की जो मिकदार है उसमें सबसे पहले जो डोमिनेंट मिनरल्स होते हैं वो कौन, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, आयरन एंड द सिलिकॉन पाया जाता है। और जो लेस डोमिनेंट है बहुत कम मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम, मैग्नीज एक्सेट्रा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं सॉइल के, उनका कुछ साइज़ होता है फ्रॉम द स्मॉल पार्टिकल 0.002 मिलीमीटर से लेके या इससे भी कम टू द लार्जर पेबल एंड द ग्रेवल। आपने देखा होगा बहुत ही बारीक साइज़ की मिट्टी भी होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा गोले होते हैं मिट्टी के, या बड़े बड़े तोड़े भी पाए जाते हैं, तो वहाँ तक भी इनका जो मिनरल्स जो होते हैं उनका डायमीटर वेरी करता है, साइज़ वेरी करता है। सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज, उसके बाद सॉइल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक सॉइल में और इनऑर्गेनिक सॉइल में। इनऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होगी, जिसमें कार्बन के अलावा सोडियम हो जाएगा, पोटाशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, थोड़ी बहुत मिकदार में वो पाए जाएंगे, तो वो कौन सी कहलाएगी, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो कहलाएगी, तो ऑर्गेनिक आपके लिए ज़्यादा, इसको आप इस तरह से कह लें कि जो ऑर्गेनिक है वो ज़्यादा क्या है, जरखेज़ होती है ऑर्गेनिक सॉइल ना, और इनऑर्गेनिक जो है ना वो ज़्यादा जरखेज़ नहीं होती, वो बंजर ज़मीन होती है, उसमें बहुत अच्छी फसलें काश्त नहीं की जा सकती हैं। वाटर की बात करें तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो भी पाया जाता है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन अदर क्लाइमेट कंडीशन। वाटर की मौजूदगी जो है ना वो आपकी क्लाइमेट कंडीशन से भी डिपेंड करती है। जैसे कुछ इलाके हैं अगर वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जाती है तो वहाँ पे जो ज़मीन है वो ज़्यादा नम और तर हो जाती है। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें जहाँ पे बारिश नहीं होती है, जो सहरा की ज़मीन है वो बिल्कुल पानी उसमें नहीं पाया जाता, वो बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है, तो वाटर की जो मिकदार है किसी भी मिट्टी में वो डिपेंड करती है क्लाइमेट कंडीशन पे, सॉइल की कंपोजिशन पर, सॉइल की कंपोजिशन ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, ड्रेनेज एंड द लिविंग पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल, ड्रेनेज के अलावा जो कौन सी पॉपुलेशन जो है ना वो सॉइल पर रह रही है, ठीक है, जहाँ वो ज़मीन जहाँ पे इंसानों का बसेरा भी होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई ड्रेनेज सिस्टम भी होता है, पानी का इस्तेमाल भी हो रहा होता है, तो वो भी जाके कहाँ पे शामिल होता है, मिट्टी में शामिल होता है, तो वो भी सॉइल को क्या रखता है, तर रखता है। लेकिन जहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है या वहाँ पे कोई पॉपुलेशन रहती नहीं है, वहाँ पे किसी जो ज़िंदगी है किसी भी वो इंसानी ज़िंदगी का या एनिमल्स का वहाँ बसेरा नहीं है, तो वो उतनी ही जो है क्या होगी, खुश्क होगी, वहाँ पे उतना ही ड्रेनेज सिस्टम कम होगा और वो ज़मीन ज़्यादा पानी कंटेनिंग नहीं होगी। पानी जो है वो फ्री वाटर के तौर पे भी मौजूद हो सकता है, बिटवीन द सॉइल पार्टिकल आज़ादाना भी घूम सकता है, जैसे कैनाल्स वगैरह होती हैं वो ज़मीन के दरमियान जो है ना सॉइल के दरमियान नहर निकल जाती हैं, एब्जॉर्ब टू द सरफेस ऑफ द पार्टिकल, या फिर वो सरफेस के पार्टिकल से एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर वेरियस इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉइल वाटर में और फिर उसको क्या करते हैं, यूज़ होते हैं वो एज अ न्यूट्रिएंट। कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ उस मिट्टी में जज्ब हो जाते हैं और फिर वो एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल होते हैं, किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो मिट्टी में मौजूद होते हैं। गैसेस का जिक्र करें, जो गैसेस होती हैं, गैसियस फेज ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ मैनी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये किसमें क्या मौजूद होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन। स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस जो है वो डिज़ोल्व होती है वाटर में, एंड मच इज़ प्राइमरीली इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, और कुछ पार्ट जो है ना वो पार्ट जो है गैस का सॉइल पार्टिकल के दरमियान मौजूद होता है। रूट सिस्टम ऑफ द हायर प्लांट, रोडेंट्स, इंसेक्ट, वर्म्स। अच्छा जी, इसके बाद माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द सॉइल। अगर माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल का जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले हम बैक्टीरिया पे आते हैं कि किस किस्म के जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद फंगाई, कि कौन से फंगस जो है ना वो ज़मीन में मौजूद होते हैं और वो किस तरह से वो हेल्पफुल होते हैं ज़मीन के लिए, ज़मीन की जरखेज़ी के लिए वो किस तरह से काम आते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है ना इज़ हाईएस्ट इन बोथ नंबर्स, सबसे ज़्यादा जो मिकदार है अगर हम जिक्र करें बैक्टीरिया का, फंगाई का, एल्गा का, प्रोटोजोआ का, तो इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा मिकदार है ज़मीन के अंदर वो किसकी पाई जाती है, बैक्टीरियाज़ की पाई जाती है।
तो बैक्टीरिया जो है ना वो हाईएस्ट पॉपुलेशन में पाए जाते हैं ज़मीन में, और इनकी जो मिकदार है वो क्या होती है, सेवरल बिलियन पर ग्राम। 1 ग्राम मिट्टी में सेवरल बिलियंस बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, और वैरायटी मुख्तलिफ वैरायटी के होते हैं। इसके अलावा अगर उसमें हम जिक्र करें तो कितने तरह के होते हैं, ये आगे मुख्तलिफ टाइप के ना उन्होंने बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं। ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स नंबर 1। नंबर 2 बैक्टीरिया हैं हेटेरोट्रॉफ्स, नंबर 3 है मीज़ोफाइल्स, और थर्मोफाइल्स। ऑटोट्रॉफ जैसा कि नाम से जाहिर है ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जो अपने लिए खाना खुराक ख़ुद ही बना लेते हैं। वो ख़ुद ब खुद जो है ना वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसी इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऑटो का मतलब ये है ख़ुद ब खुद। वो बैक्टीरियाज, ये आपको टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए और ये नोट डाउन भी कर लें। ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक ख़ुद ब खुद तैयार कर लेते हैं, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 2 हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब है जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनको किसी का सहारा लेना होता है, और ये किसी पे डिपेंड होकर अपनी खुराक तैयार करते हैं। इन्हें किसी मीडिया की ज़रूरत होती होगी अपनी खुराक को तैयार करने के लिए। नंबर 3 है मीज़ोफाइल्स एंड द थर्मोफाइल। मीज़ोफाइल वो होते हैं जो कि 24 डिग्री से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसमें ये सर्वाइव कर जाते हैं। एक नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें ये ज़िंदा रहते हैं। और थर्मोफाइल्स वो होते हैं जो कि बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा जो मतलब गर्मी हो, शदीद किस्म का जो टेम्परेचर होता है उस पर ही ज़िंदा रहते हैं। अगर उससे कम टेम्परेचर होगा तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। कोल्ड सीज़न में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बहुत हायर टेम्परेचर है, ये उस पर बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़िंदा रहने वाले हैं। ये तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर पे ज़िंदा रह जाते हैं 24 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। हेटेरोट्रॉफ, ये चारों किस्म के जो बैक्टीरिया हैं ये किस में पाए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ सल्फ़र ऑक्सीडाइजर्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है नंबर 5 सल्फ़र ऑक्सी, अगर ज़मीन में सल्फ़र मौजूद है तो ये क्या करते हैं, सल्फ़र को ऑक्सीडाइज़ करके जो है ना अपनी खुराक बनाते हैं। मतलब कि ये सल्फ़र ऑक्सीडाइज़र सल्फ़र को ऑक्सीडाइज़ कर देते हैं, जो ज़मीन में मौजूद होती है सल्फ़र ऑक्सीडाइजर्स होते हैं। कुछ जो है ना वो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, और कुछ जो है ना वो प्रोटीन डाइजेस्टर, जो ज़मीन में प्रोटीन मौजूद होती है उसे वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो एंड अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर लाइकली टू बी फाउंड इन सॉइल। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप के बैक्टीरिया जो है वो ज़मीन में पाए जाते हैं तो ये कुछ इकसाम हैं उनकी: ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ, मीज़ोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, सल्फ़र ऑक्सीडाइज़र, नाइट्रोजन फिक्सर एंड द प्रोटीन डाइजेस्टर। अब हम बात करते हैं फंजाई इन द सॉइल। किस टाइप का फंगस जो है ना वो ज़मीन में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है। देयर नंबर रेंज फ्रॉम थाउजेंड्स टू द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड। 100 से लेके कई 100,000 तक के नंबर में फंगाई भी पाए जाते हैं, और ये एक्टिव होते हैं इन डिकम्पोजिशन ऑफ द सेलुलोज एंड लिग्निन ऑफ द प्लांट टिश्यू। फंगस की ही मदद से जो सेलुलोज होता है किसी भी प्लांट का, या लिग्निन होती है जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, ये उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसको डेड मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कोई पौधा है वो गल सड़ गया है तो उसने उसको क्या करना है, मज़ीद डिकम्पोज कर देना है, उसको मज़ीद टूट फूट कर देनी है उसकी, फंगस ने जो ज़मीन में पाया। मोल्ड माइसीलियम पेनिट्रेट द सॉइल। जो मोल्ड होता है जो कि एक किस्म है किसकी, फंगस की, मोल्ड माइसीलियम, वो क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है, ज़मीन से में गुज़र जाता है एंड फॉर्म्स अ नेटवर्क, और एक नेटवर्क बना लेता है। एंटेंगल द सॉइल पार्टिकल फॉर्म वाटर स्टेबल, बहुत गुच्छेदार जो है ना पानी की तरह, एक पानी भी शामिल होता है उसमें, एक एग्रीगेट सा बना लेता है
जो मोल्ड होता है ज़मीन में, वो जाके कोई गुच्छेदार जो है ना एग्रीगेट बनाता है, उसमें पानी भी मौजूद होता है। और ये सॉइल को क्या करता है, क्रम स्ट्रक्चर विच इज़ ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्ट, जो कि किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमारी एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फंगाई जो है इम्प्रूव करते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। जाहिर है अगर आपने देखा होगा कि एक मिट्टी है उसमें गले सड़े पौधे हैं तो वो वैसी की वैसी नहीं पड़े रह जाते, कुछ दिनों बाद आप देखें तो वो पौधे जो है ना गल सड़ के अपनी किसी और हालत में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक फिजिकल गुड फिजिकल अपीयरेंस भी देते हैं। जो फंगस होते हैं वो ज़मीन को अच्छी फिजिकल कंडीशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ यीस्ट आर जनरली नॉट फाउंड इन लार्ज नंबर। यीस्ट जो है वो भी फंगस के एक किस्म है, ये ज़्यादा पाई नहीं जाती। ये सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है, जो यीस्ट है ये कहाँ पाया जाता है, अंगूर की जो बेल होती है और ऑर्चिड्स एक किस्म का फूल हैं, कुछ ये खूबसूरत फूल हैं, ये सिर्फ इनमें पाया जाता है। ये वैसे आम नॉर्मल तौर पर माइसीलियम, मोल्ड्स और फंगाई जो है ये पाए जाते हैं मिट्टी में। इसके बाद हम जिक्र करें एल्गा का। एल्गा से आपके जहन में क्या आता है, ये ग्रीन इन कलर होता है और इसको ज़मीन में रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट की मदद से जो है ये अपनी खुराक तैयार करता है, ये ज़िंदा रहता है। तो एल्गा जो है जनरली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मॉइस्ट सॉलिड, वहाँ नम मिट्टी में जहाँ पे सूरज की किरणें मौजूद हों, जहाँ पे सफिशिएंट लाइट मौजूद हो, किसके लिए, इनके फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए। फोटोसिंथेटिक क्या है, वो प्रोसेस जिसमें वो अपनी खाना खुराक तैयार करते हैं सूरज की मौजूदगी में। तो ये वहाँ पे ये ज़रूरी है, ये वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं और ये वहाँ पे पाए जाते हैं। मेजर टाइप जो प्रेजेंट होती है ग्रीन एल्गा, क्लोरोफाइसी एंड द डाइटम्स बेसिलियरोफाइसी, ये पाए जाते हैं। टोटल नंबर जो है वेरी करते हैं फ्रॉम 100 टू दी सेवरल थाउजेंड, ये भी 100 से लेके कई सौ हज़ार तक की तादाद में पाए जाते हैं। और ये भी बेनिफिशियल चेंजेस लेके आते हैं, ख़ास तौर पर स्पेशली द डेजर्ट सॉइल। दे फिक्स नाइट्रोजन इन द पैडी सॉइल अंडर द कल्टीवेशन ऑफ द राइस। जो वो ज़मीन जो कि काबिले काश्त बनाई जाती है चावल की फसल के लिए, तो ये वहाँ पे क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, मतलब उसके तौर पे काम करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को इन द पैडी सॉइल। पैडी सॉइल का मतलब क्या है, धान की मिट्टी। जिस ज़मीन में चावल आपने देखा होगा कि वो जो मिट्टी है वो जो है काफ़ी मतलब गारादार सी मिट्टी होती है, तो वो किसकी वजह से बन जाती है, एल्गा जो है उसमें हेल्पफुल साबित होता है और ये वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं और उसके फिक्स करने के उस मिट्टी में, और वो फिर किसके काबिल हो जाती है, चावल वो उगाने के काबिल हो जाती है। प्रोटोजोआ इन सॉइल, मैनी टाइप ऑफ प्रोटोजोआ पाए जाते हैं सॉइल में, बट द फ्लैजिलेटेड एंड द अमीबास यूजुअली फाउंड देयर टोटल नंबर में रेंज फ्रॉम 100,000। अच्छा, प्रोटोजोआ एग्जिस्ट करते हैं वेजिटेटिव फॉर्म में और ये भी डिके करते हैं कि इसको ऑर्गेनिक मैटर्स को फूड एंड कंज्यूम करते हैं। ये क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं बोथ द डेड एंड द लिविंग बैक्टीरिया। और इस तरह से जो क्योंकि प्रोटोजोआ जो है ना वो किसको अपनी खुराक बना रहे हैं, बैक्टीरिया को। तो इस तरह से बैक्टीरिया की जो वो है प्रोटोजोआ की मौजूदगी की वजह से जो बैक्टीरिया की ओवर प्रोडक्शन है वो भी एक हद तक मेंटेन हो जाती है। मतलब कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं बैक्टीरिया की प्रोडक्शन में, और बाकी जो डेड मटेरियल है उसको भी ये अपने खुराक के तौर पे यूज़ करते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन बैक्टीरिया की नहीं होने देते। उसके बाद रोल क्या है सॉइल का, अगर ये सब कुछ है कि जो बैक्टीरिया है, फंगाई हैं, एल्गा है, प्रोटोजोआ है, ये ज़मीन में पाए जाते हैं, तो उसका क्या फंक्शन है, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, सॉइल बायोटा का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या जितने भी ये हैं, फंगाई हैं, एल्गा हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं ज़मीन में, मिट्टी में, तो ये क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ द एनर्जी, कार्बन एंड द न्यूट्रिएंट्स इन द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल टिश्यू इनटू फॉर्म दैट आर पोटेंशियल यूजफुल फॉर द लिविंग प्लांट इज़ द की रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, इससे जो है रिसाइकलिंग होती है,
डेड मटेरियल ख़त्म हो जाता है और फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एक साफ़, जैसे अगर डेड मटेरियल ज़रख़ेज़ ज़मीन को हम बनाते हैं, फिर हम इसमें काश्त करते हैं मज़ीद पौधे, तो वो इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिसाइकलिंग की वजह से इस काबिल होते हैं कि नए जो है ना पौधे काश्त किए जाएं और अच्छी फसल जो है ना उससे आप हासिल कर सकें। इसके अलावा जो अर्थ पे लाइफ है उसको ये काबिल मेंटेन बनाते हैं, वरना ये जो ज़मीन है वो रहने के काबिल ना बने अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उसमें वो डिके ना करें, डिकम्पोज ना करें डेड मटेरियल को, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह। तो ये इसका किस में फंक्शन है, रोल ऑफ सॉइल बायोटा का काम है, ये उसकी वजह से मुमकिन हो पाया है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या वहाँ से कुछ फुजला है वो भी सारा जो है ना वो ज़मीन के ज़रिए आ जाता है, तो उसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या करते हैं, डिके कर देते हैं, उसे भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर हमें ज़मीन जो है ना वो साफ़ मिल जाती है, उसकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो बेहतर हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वो फुजले या वो जो केमिकल हैं टॉक्सिक मटेरियल जो कि इंडस्ट्री से निकल के आ रहा है, ड्रेन होके आ रहा है, तो वो बहुत हमारे लिए टॉक्सिक साबित हो जाए अगर वो यूं ही ठहरा रहे या वो यूं ही पड़ा रहे, वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डिके ना हो। इसके अलावा सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म करें एलिमेंट बिटवीन द वेरियस फॉर्म, और वो एलिमेंट्स को भी जो है ना वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं ड्यू टू द कन्वर्जन इनटू सम गैसेस। जैसे कुछ जो है ना वो गैसेस बन रही होती हैं, कुछ एलिमेंट्स जो है ना कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मुमकिन होता है कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बन जाता है या वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कार्बन